हाय गाइस। हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि हमारे 11th के एग्जाम्स बहुत ही पास हो गए हैं। तो यहां पर एक छोटी सी क्विक रिकैप सीरीज यानी रैपिड रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें आज मैं करने वाला हूं चैप्टर नंबर 6, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ध्यान दीजिएगा बच्चे। सबसे पहले पहले चैप्टर 6 यानी यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर। कायदे से तो इसके अंदर 5 टॉपिक्स आते हैं। एक वर्क, एक एनर्जी, एक पावर, 3 तो यही हो गए। एक कोलिजन आता है और एक सर्कुलर मोशन। तो कोलिजन और सर्कुलर मोशन तो हम अलग से करेंगे, बट अभी वर्क, एनर्जी और पावर कर रहे होंगे। क्या वर्क होता है, क्या एनर्जी होता है, क्या पावर होता है, तीनों अलग अलग टॉपिक्स है और तीनों टॉपिक्स को बड़ी बहुत जल्दी इसको मैं खत्म करा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक दे रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में, क्योंकि आप 11th क्लास के बालक हैं, तो मैं आपको बता दूं बच्चे, यहां पर अगर आप देखते हैं तो हमारे पास एक बहुत प्यारा ऑफर आ रखा है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको 48% तक का ऑफ मिल सकता है, प्लस फ्री जो है ना 3 मंथ्स का आपका एक्सटेंशन। यानी अगर आप, क्योंकि अभी आप 11th क्लास में 12th के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो 12 महीने प्लस 2 महीने फ्री, 15,000 तो प्राइस उसका हमने गिरा के कर दिया। और अगर आप वीके आर्मी कोड यूज करते हैं, व्हाट, VKARMY, वीके आर्मी कोड अगर आप यूज करते हैं, तो ये सब्सक्रिप्शन आपको 12,000 रुपए में मिल रहा होगा। गॉट इट गाइस? और अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको ये सब्सक्रिप्शन 25,000 में मिल रहा होगा। इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे होंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको आपके टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री विल बी टॉट बाय भारत मंजल सर, फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा विनोद कुमार सर, और मैथ्स विशाल महाजन सर, और इंग्लिश जो है शिप्रा मिश्रा मैम। ये सेम पीसीबी के लिए भी है, मतलब पीसीएम के लिए तो है ही, पीसीबी के लिए, और ये कॉमर्स के लिए भी है यार। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे वर्क के बारे में। वर्क क्या है? वर्क नाम से समझ में आ रहा है कहीं कुछ काम, वर्क लाइक कुछ भी काम, है ना? तो अगर आप ध्यान से देखते हो यहां पर, मैंने कहा एक काम करते हैं। इससे पहले हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। किसी भी चीज को अगर हम लॉज ऑफ मोशन से देखेंगे, तो कोई भी बॉडी अगर मोशन में है या रेस्ट पे है या किसी सेम डायरेक्शन में चल रही है, वो तब तक उसी डायरेक्शन में होती है इनर्शिया के अकॉर्डिंग, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और अगर फोर्स लगता है तो F बराबर ma होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। अगर फोर्स लगता है तो F इज इक्वल्स टू ma होता है, दिस यू शुड नो। जरा ध्यान देखो बच्चे, मैंने एक काम किया, एक बॉडी है, एक ब्लॉक है, ऐसा रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने कुछ F फोर्स लगाया। बड़ा ऑब्वियस है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है। तो आपने कहा सर F बराबर ma होगा। मैंने कहा ठीक है यार, अगर इसी डायरेक्शन में इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा इसी डायरेक्शन में, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि फिर हमारे पास ये वर्क का डेफिनेशन आ जाता है। वर्क कहता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। असल में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है, ये एस डिस्प्लेसमेंट मान लो। असल में वो कहता है सर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन आएगा। मतलब फिलहाल समझ में आ रहा है कि वर्क डन बराबर एफ एस है, लेकिन व्हाट इफ मैं अगर फोर्स ऐसे लगा दूं तो, अब डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स उधर है, तो हमारा जो वर्क डन होगा ना, वो पता है क्या कहता है? वो कहता है सर हमारा वर्क डन विल बी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, अच्छा, इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स कौन से वाला? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाला। ये थीटा है तो ये हो गया एफ कॉस थीटा, तो ये आपका एफ कॉस थीटा इंटू एस, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। अब क्योंकि ए बी कॉस थीटा है, तो ए बी कॉस थीटा इज ए डॉट बी, तो इसलिए मैं वर्क डन को ए डॉट
बी भी लिख देता हूं, इसलिए मैं वर्क डन को ए डॉट बी भी लिख देता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो मेरा वर्क डन क्या हो गया? ए डॉट बी यानी एफ डॉट एस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, राइट बच्चा पार्टी? वर्क डन इज व्हाट? एफ डॉट एस। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? क्या ये चीज आप सबको समझ में आ रही है? सर वर्क डन का अगर आप यहां पर इसका यूनिट देखते हैं, इसका अगर यूनिट देखते हैं तो ये यूनिट क्या हो गया? जूल, JOUL। इसके नोट्स कहां मिलेंगे बेटा? नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कम्युनिटी है उसको आप ओपन करिए, VK आर्मी कोड यूज करके, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब वर्क डन जो है ना, वो पहला क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव में तो क्या होगा? आपका जो एंगल है दैट शुड बी एक्यूट। क्या बच्चे? थीटा विल बी एक्यूट, माने 0 डिग्री या 0 डिग्री से बड़ा बट 90 से छोटा। या यू कहो, जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है अगर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है तो आपका वर्क डन पॉजिटिव। एक केस में आएगा नेगेटिव, मतलब थीटा विल बी ऑब्ट्यूज, मतलब 90 डिग्री से बड़ा 180 या 180 से छोटा, राइट? थीटा विल बी ऑब्ट्यूज मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगा लो और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कर लो, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि क्या हो गया भाई, अगर मैं 0 मान के चलता हूं तो वर्क डन विल बी एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 तो 1 होता है, तो एफ एस हो गया। और इधर इट विल बी एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 तो -1 होता है, तो इसलिए वर्क डन विल बी माइनस एफ एस, इसलिए वर्क डन विल बी माइनस एफ एस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक आता है वर्क डन विल बी 0। अब इस केस में 3-4 चीजें हैं। पहला तो 90 डिग्री का एंगल हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस 90, है ना? तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा? एफ एस कॉस 90। जरा इसको छोटा करके वहां भेज देते। हाँ, तो अब वर्क डन क्या हो गया मेरा? एफ एस कॉस 90। अब कॉस 90 तो 0 होता है एनी हाउ। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या हो जाता है कि फोर्स ही ना लगाओ। तीसरा आपका डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। मतलब आप देखो, अगर एक कुली को देखते हो तो वो क्या करता है बेटा? बैग ऐसे उठाता है और ऐसे सीधा सीधा चलता है, तो फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर, मतलब नीचे ले लो या फिर तो mg, और आप डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहे हो, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका फोर्स, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन वर्क डन 0 है। मैं एक वॉल को प्रेस कर रहा हूं बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, मैं फोर्स तो लगा रहा हूं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी वर्क डन विल बी 0। तो ये था वो वर्क डन का केस। आई होप दिस इज क्लियर। पेपर में क्या क्या आपसे इंपॉर्टेंट पूछता है, इसमें जो मस्ट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम बिल्कुल करके जाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे। स्प्रिंग वाला आपका वर्क डन जरूर पूछता है। कोलिजन तो बाद में जब हम करेंगे, लेकिन अभी इस वाले टॉपिक्स में से क्या क्या पूछेगा आपसे? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ सकता है। कुछ 1-2 केसेस होते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इतना बड़ा तो मोमेंटम कितना बढ़ेगा, मोमेंटम इतना बड़ा तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा, या फिर मतलब कम ज्यादा में, वो केसेस जरूर पूछता है आपसे। और पावर में आपसे वही ये या तो नॉर्मल डिवाइसेस वाले पूछ लेगा या कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ लेगा। तो वर्क डन के बारे में नॉर्मल इतना ही था। वर्क डन के बारे में ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एनर्जी के बारे में है। एनर्जी तो क्या है भाई? भाई वर्क और एनर्जी में ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं। वर्क डन तो आपने बोलिए भैया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, या यू कहो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑन अ बॉडी इज नोन एज वर्क डन। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन। कोई बॉडी कितना वर्क डन कर सकती है, उसकी जो कैपेसिटी है उसी को एनर्जी बोलते हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन है ना, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन। असल में यूनिट इसका और वर्क डन दोनों का सेम होता है, यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, यूनिट तो इसका और उसका सेम होता है। हमें यहां पर क्या पढ़ना है? हमें यहां पर 2 तरीके की एनर्जी पढ़नी है, इवन 3 मान लो। सॉरी गाइस, थोड़ी सी तबीयत डाउन है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले काइनेटिक की बात कर लेते हैं। पहले किसकी बात कर लेते हैं? काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं।
सर अगर काइनेट, ये रैपिड रिवीजन है बच्चे, तो इसको हम फटाफट करेंगे। वैसे तो इसका पूरा डेरिवेशन अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना, वर्क एनर्जी पावर वन शॉट विनोद कुमार सर, तो आपको दिख जाएगा पूरा, नोट्स भी अवेलेबल है, सब कुछ। ओके, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी? काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बच्चे? हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसका जो डेरिवेशन आता है वो भी आप कर सकते हो, बहुत डिटेल में नहीं जाते, फटाफट इसके डेरिवेशन पे भी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं बॉडी इनिशियली जीरो पे था, मतलब रेस्ट पे था, एम मास है, आपने एफ फोर्स लगाया और इस बॉडी की फाइनल कुछ वी वेलोसिटी बन गई, राइट? ए एक्सेलरेशन भी, ठीक है ना? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर से इधर तक कुछ एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मानी एम ए एस, है ना भाई? फोर्स तो क्या है, एम ए, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एस हो गया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये आपका हो गया एम ए इंटू एस। अगर मैं आपको बताऊं यही वर्क डन ही तो काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, अब एम ए एस है बच्चे, तो एक बात बताओ, ए कैसे निकालूंगा? तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as लिख सकता हूं। हाँ जी, फाइनल तो v है बट इनिशियल जीरो था, तो वी स्क्वायर बराबर 2as, तो चाहे s की जगह लिख लो यार, वी स्क्वायर बाई 2a, बात ही खत्म हो गई। तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? एम ए इंटू एस की जगह क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर बाई 2s, वी स्क्वायर बाई 2s, ठीक है ना, बाई 2a, सॉरी बाई 2a। तो a से a कटा, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना आया? हाफ एम वी स्क्वायर। अभी आपका क्या होमवर्क है कि इसको कैलकुलस वाले मेथड से, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले से करते हैं ना, तो आप इसको कैलकुलस मेथड से डिराइव करो, पेपर में पूछता है, पेपर में पूछेगा आपसे। आई होप दिस इज क्लियर। ये था नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब अगर आप देखोगे, एनर्जी एक्वायर्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो बॉडी एनर्जी एक्वायर कर रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी एक्वायर्ड by a body by virtue of its motion, by virtue of its motion। बेटा क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एनर्जी एक्वायर्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। यूनिट एनर्जी का कोई भी हो, चाहे काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल, कोई भी, उसका यूनिट जूल ही रहेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इसको प्लीज नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, राइट? आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अब मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल किसकी वजह से? तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन बोल लो, चाहे चेंज इन पोजीशन बोल लो, कॉन्फ़िगरेशन बोल लो, चाहे चेंज इन पोजीशन बोल लो, है ना बच्चे? मतलब नॉर्मली देख लो यार, पोटेंशियल एनर्जी में आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लो, आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लो। जैसे बॉडी इधर है, h हाइट तक ये आएगा, ठीक है ना, तो नीचे mg लगेगा। अब इसमें वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है आपका mg, डिस्प्लेसमेंट h हो गया, तो वर्क डन हो गया mgh। असल में यही है पोटेंशियल एनर्जी, इसको u से डिनोट करते हैं, तो u क्या हो गया आपका? mgh हो गया, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी को जनरली हम लोग mgh से डिनोट करते हैं। अब ये असल में किसका है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। एक आता है स्प्रिंग के फॉर्म में, एक आता है पोटेंशियल एनर्जी इन अ इलास्टिक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग के फॉर्म में। देखो, अगर आप स्प्रिंग की बात करते हैं, मान लेते हैं पहले रेस्ट पे है ये, ठीक है ना। असल में स्प्रिंग में क्या होता है, जैसे ही आप इसको स्ट्रेच करते हैं बच्चे, जैसे ही आप इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इसका कुछ एस डिस्प्लेसमेंट होता है। स्प्रिंग कहता है तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे खींचने की, मुझे वापस जाना है। यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन है। हमने इसको, अच्छा ये रिवीजन जो है ना, मैं बता दूं, ये उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चा एक बार पढ़ चुका है, जो सिर्फ रिवाइज कर रहा है, ठीक है ना। कोई बच्चा सोचे कि यार 40 मिनट में पूरा चैप्टर करा रहे हो, बिल्कुल जीरो से हो जाएगा, भाई वो पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? ये एक
क्विक रिकैप है कि आधे घंटे के अंदर आप कैसे पूरे चैप्टर को एक बार फटाफट फटाफट रिवाइज कर पा रहे हो मेरे साथ। तो स्प्रिंग कहता है भैया मेरे अंदर तो ना एक रिस्टोरिंग, एक बदले वाला फोर्स लगेगा, और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, यानी डिस्प्लेसमेंट के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। तो इसलिए एफ रिस्टोरिंग जो हो जाएगा वो माइनस के एक्स के बराबर होता है। माइनस क्यों? डिस्प्लेसमेंट उधर तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर। हाँ, अगर आप इसको दबाओगे, अगर आप इसको कंप्रेस कर दोगे तो भाई रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। कैसे बच्चे? कुछ इस तरीके से। अगर आपने इसको कंप्रेस कर दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना, देखिए अब आपने इसको कंप्रेस कर दिया, अब आपने इसको कंप्रेस कर दिया, यहां से आपने इसको x दूरी से कंप्रेस कर दिया, तो अब आपका एक्सटर्नल इधर है, तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स में, तो यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा बेटा? हाफ के एक्स स्क्वायर। याद है, ये चीज याद रखना, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, हर एक चीज का डेरिवेशन तो नहीं करा सकता, ठीक है ना, लेकिन ये चीज आपको समझ में आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक चीज बहुत जरूरी होता है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। दैट इज, अच्छा आपने इसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया तो आप एक बार ले लो। एक चीज होगा बच्चे, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये पेपर में मस्त मस्त पूछता है 3 नंबर का, तो इसको तो बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। इसका मैं आपको नॉर्मल एनालिटिकल मेथड से तो डेरिवेशन करा दूंगा, कैलकुलस मेथड से आप खुद करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि मान लेते हैं बॉडी पहले यू वेलोसिटी के साथ जा रहा था, हमने फोर्स लगाया और इसकी वेलोसिटी हो गई चेंज, वी हो गई, और कुछ एस डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, राइट, एफ फोर्स लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हो बच्चे, अगर आप ध्यान से देखते हो, बहुत सिंपल सी बात है, वही फोर्स बराबर एम ए होगा, तो इधर वर्क डन क्या होगा? एफ इंटू एस, यानी एम ए एस, यानी वर्क डन क्या होगा बच्चे? एम ए एस। मैंने कहा ठीक बात है। फिर वही बात हो गई, यहां पर क्या होगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होगा थर्ड इक्वेशन से, तो यहां पर s की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a कर दो, ये भी ठीक है, और इस s को आप यहां पर पुट कर दो, तो अब वर्क डन क्या हो गया? एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे में 2a। सर a से a काट दिया, तो फिलहाल वर्क डन क्या हुआ? एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, और आई कैन से एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। सर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी वर्क डन बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, या यू कहो वर्क डन बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को याद रखना बच्चे कि टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी इज दी total work done on a body is the difference of the final kinetic energy and initial kinetic energy, and I hope this is very very clear to you all। मेरे हिसाब से ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई है, मैंने जो भी आपको बोला, आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है आप लोगों को, राइट बच्चा पार्टी। ये था वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि बहुत जरूरी है, आपका होमवर्क है इसका डेरिवेशन कैलकुलस से करना, क्योंकि मैंने फिर पूछा कि भाई पेपर में आपसे पूछेगा ही पूछेगा, आपसे पेपर में पूछेगा ही पूछेगा व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट बच्चा पार्टी। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप मेरी डिटेल्ड वीडियो में जाओगे तो आपको वहां पर मिलेंगे किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो है अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई करूं और m से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m। असल में मोमेंटम होता है mv, असल में मोमेंटम होता है mv, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया p स्क्वायर बाई 2m। तो आपको यहां से या तो ये मिला, या p स्क्वायर बराबर 2m के, या फिर p बराबर रूट 2m के। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन के ऊपर अक्सर ये हमसे क्वेश्चन पूछता है, जो मैंने आपको बता दिया, आपने यहां से कर लिया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपने एक चीज कर लिया, आपने मेरे साथ वर्क एनर्जी थ्योरम कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कर लिया। एक और चीज जो यहां पर आती है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। सर ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है? सर ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है? तो आपको बता दूं बच्चे कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है दैट इज बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
दैट इज बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये है बच्चे कि अगर मैं एक बॉडी यहां पर रखा होगा, फिर यहां पर, फिर यहां पर, ये अब टॉप पॉइंट पे, तो टॉप पॉइंट पे v0 है, h हाइट पे है, तो इस पॉइंट पे बच्चे जो एनर्जी होगा वो मैक्सिमम एनर्जी जो होगा, मतलब इस पॉइंट पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होएगा mgh और काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। बेसिक पॉइंट पे हाइट कुछ है नहीं तो u0 होगा, बट काइनेटिक एनर्जी mgh होगा। और यहां पर कुछ तो काइनेटिक एनर्जी है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना, दोनों का जो सम होगा वो आपका mgh के बराबर होगा, वो आपका mgh के बराबर होगा। मतलब आप बात समझना, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि आप किसी भी पॉइंट पर अगर देखोगे तो सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपका mgh के बराबर होगा। मतलब अगर काइनेटिक कम हो रहा है तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है तो काइनेटिक बढ़ रहा है। राइट बच्चा पार्टी? ये क्या बोल रहा है? एक कॉल आ गया था तो इसकी वजह से रिकॉर्डिंग को रिज्यूम कर दिया, वो पॉज कर दिया था। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने यहाँ पर कर लिया। हमें देखो बहुत चीजें यहाँ पर पूछेगा नहीं, जो भी पूछ रहा है मैं वो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो हमसे पूछ रहा है दैट इज आपका पावर। इसके बाद जो हमसे पूछ रहा है दैट इज आपका पावर। अब सर ये पावर क्या है? सर ये पावर क्या है? अगर आप देखोगे तो नॉर्मली पावर जो होता है वो एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। अगर पावर की बात करें तो वो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है ना? यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क डन या रेट ऑफ डूइंग एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन या रेट ऑफ डूइंग एनर्जी को हम पावर बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका यूनिट क्या होगा भाई? जूल पर सेकेंड, चाहे तो आप इसको वॉट भी बोलते हो। अब अलग अलग है, किलो वॉट भी यूज होता है, वो तो बात की बातें हैं, ठीक है ना। जैसे 1 हॉर्स पावर यूज हो जाएगा 746 वॉट के बराबर, वो सब अलग अलग चीज है। पावर में अगर आप देखते हो तो यहां पर आपसे क्या पूछेगा? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या पूछेगा बच्चे? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप देखते हो तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल सी बात है, आपका किलो वॉट आवर होता है। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जो 1 यूनिट 2 यूनिट 5 यूनिट 10 यूनिट, तो उसको क्या बोलते हैं? किलो वॉट आवर। तो आप देखो, 1 यूनिट बोलो चाहे किलो वॉट आवर बोल लो, चाहे आप 1 किलो वॉट आवर बोल लो, वो कितना हो सकता है भाई? किलो वॉट मतलब 1000 वॉट और आवर मतलब 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, यानी ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल पर सेकेंड। या फिर आप इसको कह सकते हो, या फिर आप इसको, सॉरी मैंने जूल पर सेकेंड बोला, वॉट सेकेंड, या फिर आप इसको बोल सकते हो भैया जूल। यानी आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है बेटा, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो कितनी होती है? 1 यूनिट जो होता है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। अब वो हमसे अलग अलग टॉपिक्स पे पूछ सकता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में पूछ सकता है। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से हो गया। देखो अगर मैं आपको बताऊं, शुरुआत में मैंने आपको वर्क बताया, फिर मैंने एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके बाद मैंने आपको पावर वाला कॉन्सेप्ट पूरा बताया, मैकेनिकल एनर्जी का बताया। अब यहां पर एक चीज जो पेंडिंग होता है वो होता है कोलिजन। देखो कोलिजन में चाहने पे तो इसी टॉपिक में करवा सकता हूं, बट कोलिजन का एक अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग। उसके पीछे का कारण क्या है कि कोलिजन जनरली अलग ही माना जाता है। कोलिजन काफी बड़ा है, उसको डेरिवेशन करवा के अब उसका फॉर्मूला तुमको बताऊं फिर वो फायदा बनेगा नहीं उस चीज का। तो उसका एक बढ़िया सा वीडियो बना के डेरिवेशंस के साथ अगर मैं उसको करा दूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये छोटा सा एक 20-25 मिनट का क्विक रिकैप था। आई होप आपको सही लगा हो। एक फॉर्मूला बेस्ड रिवीजन हो गया एक हिसाब से, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर देख लेना और मुलाकात करेंगे आपसे आपके अगले वीडियो में। फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप कोड वीके आर्मी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आप मेरे साथ प्लस पे डायरेक्ट पढ़ सकते हो, 1-on-1 डाउट पूछ सकते हो, लाइव मजे आएंगे आपको काफी। मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।